हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज पॉइंट। आ गया हूं आपके सामने एक बार फिर एक नई स्टोरी लेके, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बुक फ्लेमिंगो चैप्टर द रैट ट्रैप का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन है। द रैट ट्रैप, जिसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ, जो कि एक स्वीडिश ऑथर और टीचर भी रह चुकी हैं। ये स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर की, जो कि चूहेदानियों को बेचता है गलियों में घूम घूम के, और वो छोटी मोटी चोरियां भी कभी कभी करता है। और एक दिन जब वो एक किसान के घर चोरी करता है तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। क्या होता है उसके साथ, जानेंगे इस चैप्टर में। और एक बहुत ही बड़ा मैसेज भी है इसमें, जो कि हमें और हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द रैट ट्रैप। एक बार की बात है, एक आदमी जो तार से चूहेदानियों को बनाता और उन्हें गली गली घूम के लोगों को बेचता था। वो इतना गरीब था कि वो इन तार की चूहेदानियों का जो मटेरियल है वो बड़े बड़े स्टोर्स और फार्म्स में जाके वहाँ से मांगता था और वो चूहेदानियाँ बना के बेचा करता था। कभी कभी तो ये नौबत आ जाती थी कि उसे छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी गुजारे के लिए। एकदम गरीब, फटेहाल, फटे पुराने कपड़े, गाल पचके हुए, भूख से आंखें एकदम चमकती हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी लाइफ कितनी नीरस होगी। वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता और इधर उधर घूमता। लेकिन एक दिन घूमते घूमते उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जो कि वाकई बहुत ही मज़ेदार था। और उसको ये विचार अपनी चूहेदानियों को देख के आया था। और उसने कहा कि सारा संसार, धरती, समुद्र, शहर, गांव, ये सब के सब एक बड़े पिंजड़े के समान है। रुपए, पैसे, गाड़ी, मकान, गर्मी, कपड़े, ये सब के सब एक उसी प्रकार हैं जैसे पिंजड़े में पनीर या मांस के टुकड़े रखे जाते हैं जानवरों को ललचाने के लिए। और जब कोई इनके लालच में आ जाता है, वो तुरंत इस बड़े से जाले में फंस जाता है और वहीं पे सब कुछ खत्म। और यही उसका काम बन गया था। वो दिन भर गलियों में घूमता, लोगों को देखता और उनके बारे में बताता। ये इस जाल में फंस चुका है और ये देखो, ये इस जाल में फंसने वाला है या कुछ ही दिनों में फंस जाएगा। ऐसे ही वो अपने दिन निकालता। फिर एक दिन, एक शाम, जब वो रोड पे घूम रहा था निराश, उसे अचानक रोड के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है, एकदम वीरान। वो सोचता है कि आज रात इसी झोपड़ी में मैं रुकूंगा। उसने मन बिल्कुल बना लिया था। खासतौर पे वो जब भी किसी को मिलता था तो लोग उससे एकदम बेरुखे से पेश आते थे। लेकिन वो झिझकते हुए दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी का मालिक, जिसकी ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे, और वो एक बूढ़ा आदमी था, उसने उसका बहुत ही बढ़िया से आदर सत्कार किया, उसे घर में बुलाया। इस एकांत में किसी को बातें करने के लिए पाकर वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ही खुश हो गया। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश था। उसने उसे रात का खाना दिया और जब वो खाना खा चुके तो उसके बाद उसने चिलम भी जलाई और दोनों ने कश भी लिए। और अंत में जाके उन्होंने जो पुरानी ताश की गड्डी थी उसे निकाला और सोने से पहले मेजोलिस नाम के एक गेम को भी खेला। बूढ़ा आदमी दिल का बहुत ही साफ था और लोगों पे बहुत ही जल्दी विश्वास करने वाला था। उसने उस रैट ट्रैप सेलर को वो सारी चीज़ें बताई जो कि शायद कोई जल्दी बताता नहीं। उसने बताया कि वो रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम भी कर चुका है। वो कभी एक छोटी सी ज़मीन का मालिक भी था, लेकिन आज उसके पास सिर्फ एक गाय है जो काफ़ी अच्छा दूध देती है और उसकी दूध और मलाई को बेच के वो महीने के 30 क्रोनर भी कमा चुका है। रैट ट्रैप सेलर को विश्वास दिलाने के लिए झोपड़ी का मालिक उठा और खिड़की से सटे कील पे टंगे एक चमड़े के पर्स को उतारा और उसमें से 10-10 के 3 क्रोनर जो थे उसने निकाले और रैट ट्रैप सेलर को दिखाया। दिखाने के बाद वापस उसको बटुए में यानी पर्स में रख देता है और खिड़की के पास रखे कील पे उसे टांग देता है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठकर अपने अपने काम के लिए निकले। क्रॉफ्टर यानी झोपड़ी का जो बूढ़ा मालिक था वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए और रैट ट्रैप सेलर अपने काम से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। क्राफ्टर घर को ताला लगाने के बाद रैट ट्रैप सेलर को अलविदा बोल के अपने काम पर निकल जाता है। जाने के ठीक आधे घंटे बाद वो रैट ट्रैप सेलर एकाएक उस घर में फिर से वापस आता है और कांच तोड़ के उस पाउच में से
30 क्रोनर जो पैसे थे उसे निकाल के पाउच को वही टांग के वहाँ से रफू चक्कर यानी भाग जाता है। पैसे चुरा लेने के बाद रैट ट्रैप सेलर बहुत ही खुश था और इस खुशी में उसने हाईवे को छोड़ के जंगल का रास्ता चुना। हाईवे के रास्ते उसे पकड़े जाने का डर था और जंगल में उसे कोई पकड़ सकता नहीं था, इसलिए वो जंगल के रास्ते सीधा का सीधा भागने लगा। लेकिन जंगल बहुत ही घना होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है और एक ही जगह चक्कर लगाते रहता है, गोल 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 गोल। अब उस रैट ट्रैप सेलर की बारी थी जो कि इस प्रलोभन में यानी पैसे चुराने के चक्कर में उस पिंजरे में फंस चुका था। उस 30 क्रोनर के चक्कर में अब वो जंगल में फंस चुका था। दिसंबर महीने की ठंड ने उसे एकदम परेशान कर दिया था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी मौत नज़दीक ही है और यह सोच के वो ज़मीन पर चुपचाप पड़ गया। लेकिन अचानक ही उसे कुछ थपथपाने की आहट हुई, ऐसा लगा कोई हथौड़ा मार रहा हो। और इस थपथपाहट की आवाज़ से उसे लग गया कि आसपास कोई न कोई है, यानी आदमियों की बस्ती है यहाँ पे। और वो लड़खड़ाता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। ये रैम्सजो आयरन वर्कशॉप था। रैम्सजो आयरन वर्क्स कभी एक बहुत ही बड़ी भट्टी हुआ करती थी जहाँ पे ढलाई का काम हुआ करता था। बड़ी बड़ी नौकाएं यहाँ पे लगी रहती थी, लेकिन आज ये करीब करीब बंद होने वाला था। सारे वर्कर्स अपना काम कर रहे होते हैं और उसी बीच रैट ट्रैप सेलर वहाँ पे पहुँचता है और उसे एक उम्मीद जगती है कि आज रात उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे पनाह जरूर मिल जाएगी। ब्लैक स्मिथ उसको देखता है और देखता है कि एक फटे पुराने कपड़े में खुरदुरी दाढ़ी के साथ चूहेदानियों को अपने गले में लटकाए कोई पर्सन खड़ा है और वो रैट ट्रैप सेलर था। और रैट ट्रैप सेलर ने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ पे आज रात के लिए रुक सकता है। और उस ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने उसको बिना किसी अहमियत देते हुए उसने उससे हिला दिया कि ठीक है, जाओ तुम रुक सकते हो। और उस रैट ट्रैप सेलर को भी यही चाहिए था, एक गर्म स्थान जो उसे मिल चुका था। उसी दिन रैम्सजो मिल का मालिक भी वहाँ पे आया हुआ था, जो कि बहुत ही ईमानदार आदमी था। वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था और वो सब सारी चीज़ें देख सुन के ही इन लोगों को मार्केट में बेचता था। वो आता है और उसकी पहली नज़र जो है वो रैट ट्रैप सेलर पे ही पड़ती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। उस फटे पुराने कपड़े में वो उसे नील्स ओलेफ समझता है, लेकिन रैट ट्रैप सेलर उसको जानता ही नहीं था। वो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहता है और वो सोचता है कि शायद इतना बड़ा मिल का मालिक दे ही दे। तो वो चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है और उसकी हामी में कुछ बोलता नहीं है। रैम्सजो मिल का मालिक उसे कहता है कि रैट ट्रैप सेलर यानी जिसको वो नील्स ओलेफ समझ रहा था, उसको रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। अगर रैम्सजो मिल का मालिक उसकी जगह पे होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। रैम्सजो मिल के मालिक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, और अब तुम यानी नील्स ओलेफ यानी रैट ट्रैप मेरे साथ घर चलोगे। इतना सुनने के बाद रैट ट्रैप सेलर की नींद उड़ गई थी। एक तो उसने 30 क्रोनर चुराए थे, ऊपर से ये आर्मी का पर्सन अगर इसके घर जाता है तो इसका मतलब अपने आप को शेर की गुफा में डालना या शेर के पिंजड़े में डालना है। वो तुरंत साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, वो उसके साथ घर नहीं जा सकता। रैम्सजो मिल का मालिक समझता है कि शायद ये हिचकिचा रहा है अपने कपड़े पे यानी अपनी दशा पे, वो बेचारा जो है वो संकोच कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाह रहा है। रैम्सजो मिल का मालिक उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, तुम आराम से वहाँ रह सकते हो। मेरी वाइफ यानी एलिजाबेथ मर चुकी है और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में कमा रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बड़ी बेटी के साथ रहता हूँ और कोई भी नहीं रह रहा है। लेकिन रैट ट्रैप सेलर उसको साफ साफ मना करता है कि नहीं, वो नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद रैम्सजो मिल का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के आधे घंटे बाद फौज यानी भट्टी के सामने, मिल के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है और उसमें से एक औरत निकलती है। ये औरत रैम्सजो मिल की मालिक की बेटी होती है। वो अंदर आती है और सीधे उस रैट ट्रैप सेलर के पास पहुंचती है, जो अपनी आंखों पे अपनी फटी पुरानी टोपी डाल के सो रहा होता है। वो लड़की रैट ट्रैप सेलर के पास जाती है और उसकी टोपी को हटा देती है। इतना होने के बाद रैट ट्रैप सेलर एकाएक डर के मारे उछल के खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि आखिर में हो क्या रहा है। वो लड़की अपने आप को एडला विलमैनसन बोलती है और वो कहती है कि मुझे दुख है कि आप इस बुरे समय से गुजर रहे हैं।
एडला रैट ट्रैप सेलर को पूरे ध्यान से देखती है और उसे ये पता चलता है कि या तो ये इस आदमी जो है इसने कुछ चुराया हुआ है या जेल से भागा हुआ है। वो फिर भी उससे कहती है कि आप निश्चिंत रहें, आप मेरे साथ चलिए कैप्टन, आप हमारे साथ क्रिसमस की शाम को ठहरिए, मैं बस इतना चाहती हूँ। और रैम्सजो मिल का मालिक इसीलिए अपनी बेटी को भेजा रहता है क्योंकि औरतों में किसी को मनाने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। और किसी ने पहली बार रैट ट्रैप सेलर से इतने प्रेम से बात किया था कि रैट ट्रैप सेलर को भी उस एडला पे विश्वास हो जाता है और रैट ट्रैप सेलर उसके साथ उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाता है। एडला के साथ उसकी एक नौकरानी भी आई होती है जो उसका कोट पकड़े हुए रहती है। वो कोट रैट ट्रैप सेलर को दिया जाता है, वो उसे ओढ़ता है और एडला के साथ उसके घर चल देता है। लेकिन जैसे ही घर नज़दीक आने वाला होता है, रैट ट्रैप सेलर को रह रह के ये बात सता रही होती है कि वो एक आर्मी पर्सन के घर जा रहा है और उसने चोरी भी की है, आखिर में होगा क्या मेरे साथ। और वो बार बार इस बात को कोस रहा था कि उसने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए। अगले दिन क्रिसमस था और रैम्सजो मिल का मालिक बहुत ही खुश था कि वो अपने दोस्त को पाया है जो कि बहुत पहले बिछड़ चुका था। वो अपनी बेटी से बोलता है कि वो उसका खास ख्याल रखे और उसे कुछ अच्छा खिलाए ताकि वो कुछ वज़न उसका बढ़ जाए और उसके बाद वो उसके व्यापार यानी जो रैट ट्रैप सेलिंग का जो काम है उसको छुड़ा के कोई अच्छा काम उसको दिया जाए। लेकिन एडला को कुछ अजीब सा लगा था। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो एक पर्सन एक कैप्टन है या कुछ पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन रैम्सजो मिल का मालिक उसे समझाता है कि उस आदमी को थोड़ा वक्त दो क्योंकि वो बहुत ही बुरे समय से गुजरा हुआ है। जैसे ही दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे, एकाएक दरवाज़ा खुलता है और वो देखते हैं कि उनका नौकर उस कल रात वाले आदमी के साथ है और ये आदमी अब नहा धो के एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। इसके बाल कटे हुए हैं और इसकी दाढ़ी भी बनी हुई है। रैट ट्रैप सेलर नहा धो के जेंटलमैन तो बन चुका था, लेकिन जैसे ही रैम्सजो मिल के मालिक की नज़र रैट ट्रैप सेलर पे गई, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उसे अपना दोस्त समझा था लेकिन वो ये आदमी नहीं था। रैट ट्रैप सेलर रात के अंधेरे में और गंदे फटे पुराने कपड़े में उसके दोस्त नील्स ओलिफ की तरह दिखता था, लेकिन दिन के उजाले में अब सब कुछ साफ हो चुका था। रैम्सजो मिल का मालिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और गुस्से में रैट ट्रैप सेलर पे चिल्लाता है और पूछता है, कौन हो तुम? इस मजाक का क्या मतलब है? क्या मजाक चल रहा है? रैट ट्रैप सेलर बेचारा डर के मारे उसे बताता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने उसे कोई धोखा नहीं दिया था। वो तो ये भी कह रहा था कि उसे उस भट्टी में ही रहने दिया जाए, लेकिन आप ही मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से अपने फटे पुराने कपड़े लूँ और यहाँ से चलता बनूँ। लेकिन रैम्सजो मिल का मालिक उसे डराता है और उसे शेरिफ के हवाले यानी पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है। अब मुसीबत में फंसता देख रैट ट्रैप सेलर को बहुत ही गुस्सा आता है और अपना हाथ टेबल पे दे मारता है और वो उसे कहता है कि सर मैं आपको बताता हूँ। वो बताता है कि ये पूरा का पूरा संसार एक रैट ट्रैप की तरह है, चूहेदानी की तरह है। यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं वो एक बेट की तरह हैं, लुभाने के लिए चीज़ों की तरह हैं। जैसे रैट ट्रैप में हम चीज़ें पनीर के टुकड़े या मांस फंसाते हैं चूहों को फंसाने के लिए, उसी तरह ये सारी फैसिलिटीज़ जो हम सांसारिक चीज़ें देख रहे हैं, भौतिक चीज़ें देख रहे हैं, वो सब एक आदमी को फंसाने के लिए। आज मैं इस रैट ट्रैप का शिकार हुआ हूँ तो कल आपकी भी बारी होगी। रैम्सजो मिल का मालिक उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जा सकते हो। रैट ट्रैप सेलर भी वहाँ पे जैसे ही जाने की कोशिश करता है, एडला यानी रैम्सजो मिल के मालिक की बेटी उसे रोकती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि आज क्रिसमस के दिन कम से कम इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। एडला अपने पिता को समझाती है कि कैसा होगा अगर हम एक ऐसे आदमी की मदद करें जो पूरे साल इधर उधर घूमता रहता है और रैट ट्रैप्स बेचता रहता है, लेकिन कोई भी इसे ठीक से बात नहीं करता है, कोई भी इसका ठीक से स्वागत नहीं करता है। तो क्यों ना हम इसका स्वागत करें एक दिन कम से कम, ताकि ये एक घर जैसा महसूस करे और इसे अपना हक मिले। पूरे साल पकड़े जाने का डर, पूछताछ होने का डर, कम से कम एक दिन इस आदमी को खुशी से रहने का अधिकार है और वो खुशी हम इसे क्यों न दें। एडला ये भी बोलती है कि आखिर में
हमने ही तो इसे अपने घर में बुलाया है, तो हमें इसे भगाना नहीं चाहिए। कम से कम ऐसे आदमी को तो नहीं भगाना चाहिए जिसके साथ हम क्रिसमस की खुशियाँ बांटने का वादा कर चुके हों। इतना सुनने के बाद रैम्जो मिल के मालिक को अपनी बेटी पे गर्व होता है और उसे कहता है कि तुम एक पादरी से भी अच्छा प्रवचन देती हो। और रैम्जो मिल का मालिक ये आशा करता है कि जो नेक काम उसकी बेटी करने जा रही है उसके बदले में ये रैट ट्रैप सेलर उसे धोखा न दे। इसके बाद इडला उस रैट ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ती है और बैठ के कहती है कि खाओ। वो रैट ट्रैप सेलर भी खाता है चुपचाप और बार बार इडला को देखता है और मन में अपने विचार लाता है कि आखिर में इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे लिए इतनी मेहरबान क्यों है। और इस तरह क्रिसमस भी बीत गया जैसे हर साल बीतता था। लेकिन रैट ट्रैप सेलर ने कोई भी गलत काम नहीं किया। वो पूरे दिन एक सोफे पे लेटा रहा और करवटें लेके पड़ा रहा। दोपहर में उसे फिर जगाया गया ताकि वो खाना खा सके, परंतु खाना खाने के बाद वो दोबारा सो गया। ऐसा सोया जैसे मानो वर्षों से उसे किसी निश्चिंत जगह की तलाश थी और ताकि वो अपनी पूरी नींद पूरी कर सके। शाम को फिर जब क्रिसमस ट्री जलाया गया उसे फिर जगाया गया। वो फिर आता है और वहाँ पे कुछ देर खड़ा रहता है, उसके बाद फिर से वापस अपने रूम में चला जाता है। 2 घंटे बाद उसे फिर से बुलाया जाता है क्रिसमस फिश और चाट खाने के लिए। और जैसे ही वो टेबल के पास आता है रैट ट्रैप सेलर सबको गुड नाइट विश करता है और सबको थैंक यू बोलता है। लेकिन जब वो एडला के पास पहुंचता है तो एडला उसको बोलती है कि आज उसने जो सूट पहन रखा है वो उसके पिता की तरफ से रैट ट्रैप सेलर को गिफ्ट है, वो उसे अपने साथ ले जा सकता है और अगले साल भी वो चाहे तो उनके साथ क्रिसमस मनाने आ सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना सुनने के बाद रैट ट्रैप सेलर एकदम सरप्राइज होके बस उस एडला को देखता रहा और देखता रहा। उसके बाद सभी सोने चले गए। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी लड़की उठते हैं और वे पाते हैं कि उनका जो मेहमान है यानी रैट ट्रैप सेलर वो अभी भी सो रहा था। वो दोनों उसे बिना परेशान किए चर्च चले जाते हैं और ठीक 10 बजे वो वहाँ से लौटते हैं। एडला अपना सिर झुकाए निराश पड़ी रहती है क्योंकि उसे पता चलता है कि रैम्जो आयरन वर्क्स के एक पुराने क्राफ्टर के यहाँ एक आदमी ने चोरी की है और उस चोरी को करने वाला एक चूहेदानी यानी रैट ट्रैप सेलर है। ये जानने के बाद एडला का दिल एकदम टूट सा जाता है। एडला का पिता उसे समझाता है कि वो एक अच्छा आदमी ही होगा और मुझे यकीन है कि उसने अभी तक हमारे घर में कोई चोरी नहीं की होगी। जैसे ही एडला के पिता और एडला घर पहुंचते हैं, एडला के पिता ने अपने नौकर से पूछा कि क्या वो जो मेहमान आया था वो चला गया। नौकर ने उसे बताया कि हाँ वो तो चला गया है, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है और उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है जो मिस एडला के लिए है क्रिसमस के उपहार के रूप में। एडला उस पैकेट को लेती है। ये पैकेट जो है वो इतनी बुरी तरीके से लपेटा गया था कि उसमें उपहार जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ चीज़ें आसानी से दिखती थी। एडला ने पैकेट पकड़ा और उसने जैसे ही पैकेट को देखा वो चिल्ला पड़ी। उसने देखा उसमें एक छोटा सा पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर 3 10-10 क्रॉनर के नोट्स हैं और उस नोट्स के अलावा उसमें एक लेटर भी पड़ा है जिसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा है। उस लेटर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ पूरे दिन अच्छे तरीके से व्यवहार की, जैसे मैं ही कैप्टन हूँ। मानो कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी चोर के द्वारा परेशान की जाएं, इसलिए मैं आपको ये 30 क्रॉनर दे रहा हूँ जो कि मैंने क्राफ्टर से चुराए थे चमड़े की थैली से। अगर हो सके तो ये पैसे उस गरीब को वापस कर देना, और ये चूहेदानी तुम्हें एक चूहे की तरफ से उपहार है। अगर ये आज ना होता तो शायद वो कैप्टन के पद तक नहीं पहुंचता और ना ही उसमें कोई बदलाव आता। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका कैप्टन वॉन स्टॉल। उसने कैप्टन वॉन स्टॉल का नाम इसलिए दिया क्योंकि रैट ट्रैप सेलर एक चोर था और इस चोर को बदला है एडला ने, उसके व्यवहार ने और उसके दिए गए सम्मान ने। एडला के व्यवहार ने ही उसको कैप्टन के पद तक पहुंचाया था। उसको
चोर से एक अच्छे आदमी के रूप में बदलने की शक्ति दी थी, इसलिए उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टॉल के नाम से प्रदर्शित किया। और इस तरह हो जाता है चैप्टर का द एंड। स्टोरी जो है इंटरटेनिंग भी है और फिलोसफिकल भी। हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, और फिलोसफिकल इसलिए क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि आपका जो अच्छा व्यवहार है वो किसी बुरे आदमी को अच्छा बनने के लिए मजबूर कर सकता है। यानी आपका व्यवहार एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है, और यही इस चैप्टर का मेन थीम है, मोटो है, और यही लेसन भी।